अच्छो, मानो आज ही की बात है। कल रिजल्ट आया और बहुत सारे बच्चे आए हमारे पास, बोल रहे हैं कि सर मेरे को 2 अटेम्प्ट हो गए, मेरे को 5 अटेम्प्ट हो गए, मैं अपना सब कुछ दे रहा हूँ सर, मुझे क्या ही मिल रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा। बोले सर कुछ नहीं मिलेगा मतलब? मैंने बोला उल्टा, ये सीए करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आपका जो कुछ है वो सब चला जाएगा, सुख चैन शांति। इतने में ही हार जाना था तो यहाँ आना ही क्यों था? नहीं, आप सोच करके देखिए। आपको हमेशा से पता था ये एग्जाम इंडिया की टफेस्ट एग्जाम है, आप हमेशा से जानते थे यहाँ पे मेहनत लगने वाली है, आपको हमेशा से पता था 16 घंटे 17 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो व्हाट इज द फॉल्ट? सर हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देख लिया सर जो मतलब पास नहीं हो सकते थे, हमसे ज्यादा टाइम पास करते थे, वो भी पास हो गए। नहीं, उन्होंने वो लिखा जो आईसीएआई को चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं आंसर 3 प्रकार के होते हैं, राइट रॉन्ग आईसीएआई। 5 मिस्टेक बताता हूं जो आप लोगों ने की है जिसके कारण आपका सीए इंटर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रिजल्ट नहीं आए। मिस्टेक नंबर पहला, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी, जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि आपने कंसेप्ट पूरे क्लियर है पर आपको यही नहीं पता एमसीक्यू को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगे, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसको किस पैटर्न में सॉल्व करना है। मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2, सिलेक्टिव टॉपिक। अगर मैं सिर्फ डीटी की बात कर लूं तो कई बच्चों ने जीएसटी के चैप्टर नंबर 5 के आगे पढ़ा ही नहीं, डीटी के अंदर में डिडक्शंस के आगे पढ़ा ही नहीं, जबकि आरओआई, टीडीएस और एडवांस टैक्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपको सेट ऑफ के ऊपर आपको मैंडेटरी क्वेश्चन आता है, पर बच्चों ने करा ही नहीं। सिलेक्टिव टॉपिक आपकी दूसरी गलती है। आपकी तीसरी गलती यह है कि आपने कई कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया। लेट से आपने बैच 2 साल पहले लगाई है, 3 साल पहले लगाई है, 4 साल पहले लगाई है, भाई साहब मई 2024 के अंदर में सिलेबस अपडेट हो चुका है। आर यू अवेयर कि वो सिलेबस अपडेट हो चुका है? कई बच्चे तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अमेंडमेंट पढ़ के चल जा रहे हैं। क्लास 3 बार पहले किया, 3 साल पहले किया था, अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, चल जा रहे हैं। सर अमेंडमेंट पढ़ के आप अमेंडमेंट को समझ सकते हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ईमानदारी से सेपरेट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आपकी चौथी मिस्टेक बताऊं, आंसर जिस प्रकार का होना चाहिए था वो आपने सॉल्व नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पीजीपीपी के अंदर में कोई एक्सपेंसेस अगर डिसअलाउ है, आपने क्या करना चाहिए, ऐड बैक करना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप भी यही करते हैं, पर आपने ये वो नहीं किया जो आईसीएआई के हिसाब से चाहिए। आईसीएआई बोलता है जब भी आप कोई एडिशन करते हैं उसके साथ उसका नोट लिखिए कि आपने क्यों एडिशन किया है। अब बच्चे मेरे पास में जवाब लेकर के आते हैं कि सर देखो सजेस्टेड आंसर में 3 लाख था, मेरा आंसर भी 3 लाख आया। अरे हाँ भाई, मैथमेटिकली तेरा आंसर 3 लाख आया है, राइट? वो प्लस माइनस करके कैसे भी आ सकता था, लेकिन उसके पीछे जो रीजन लिखना था, आईसीएआई ने 1 पेज भर के नोट्स लिखे, वो नोट्स तूने लिखे ही नहीं है, तो कहां से तेरे को मार्क्स मिलने वाले हैं? ये वो कुछ मिस्टेक्स है जो आप लोगों ने जेन्युइनली की है, और आज मैं आपको बताता हूं कि अब भी आप अपना जनवरी 26 का अटेम्प्ट किस तरीके से बचा सकते हैं। बच्चों, मैं हूं सीए विजय सारडा और आज आपको बताने जा रहा हूं कि इन मिस्टेक्स को ओवरकम कैसे करना है। और अगर आप एक ग्रुप देने जा रहे हैं जनवरी 26 के अंदर में, 1 और 2 एज द केस में भी, एक सेपरेट वीडियो निकालूंगा बोथ ग्रुप के लिए। हाल फिलहाल में ग्रुप 1 का स्ट्रैटेजी, तो आप कितने दिन में अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और क्या करना है, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने मिस्टेक्स को ओवरकम कैसे करना है। मिस्टेक ये थी कि आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया। हियर इन आफ्टर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज जो आपको करना चाहिए वो ये है कि आपने हर सब्जेक्ट के जो एमसीक्यू है, आरटीपी में लिखे हैं, एमटीपी में है, मॉडल टेस्ट पेपर आए हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, आप उसमें से अपनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट जो आपका स्टूडेंट लॉगिन है उसके अंदर में भी आपको एमसीक्यू दिए, वहां जाकर के आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यस, तो पहली चीज जिसके ऊपर आपको वर्कआउट करना चाहिए वो है एमसीक्यू। भाई 100 मार्क में से 30%, दैट इज 30 मार्क का सिलेबस तेरा एमसीक्यू है, तुम कैसे छोड़ सकते हो उसको? नहीं छोड़ सकते, तुम्हें कोई हक नहीं है ये छोड़ने का। दूसरा है राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अटेम्प्ट लग गया, वापस से बुक खोलते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं। मैंने भी सेम गलती की थी जब मैंने एक पहला अटेम्प्ट लगाया था, बुक खोला, वापस पढ़ लिया। कई करीब 2 अटेम्प्ट लगाने के बाद समझ में आया कि भैया सिर्फ पढ़ लेना और कंसेप्ट क्लियर होने से कुछ नहीं होता, आपको 3 घंटे में उसे लिखते आना चाहिए और उसके लिए चाहिए एक्सट्रीमली राइटिंग प्रैक्टिस। कई बच्चे सिर्फ किसी ना किसी का रिवीजन देख रहे हैं और रिवीजन देख करके डाल रहे हैं। रिवीजन हम भी डालते हैं, लेकिन मैं आपको एक एडिशनल चीज बता रहा हूं कि प्लीज राइट इट डाउन। जब आप राइट डाउन करते हैं तो आपका दिमाग और आपका हाथ एक स्पीड के अंदर में चलता है और वही आपको मार्क्स दिलाता है, इसके अलावा कोई आपको मार्क्स नहीं दिला सकता। तीसरा है सब्जेक्टिव टॉपिक मत पढ़ो। आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हो इस बार थोड़ा सा बैठो, पिछले 4 साल के पेपर निकालो, उसको एनालाइज करो कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो आपको हर अटेम्प्ट के अंदर में आते आते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ टैक्स की बात करूं, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सेट ऑफ, रिटर्न ऑफ इनकम, आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसके अलावा सैलरी और टैक्स कैलकुलेशन, ये वो टॉपिक है जो आपको हर अटेम्प्ट के अंदर में आते हैं। ऐसे आपको जीएसटी के अंदर में भी निकालने चाहिए, ऐसे लॉ के अंदर में और अकाउंट्स के अंदर में भी निकालने चाहिए। जो बच्चे ग्रुप 2 दे रहे हैं उनने कॉस्टिंग, एफएम, एसएमएन, ऑडिट के अंदर में भी ये चीज निकालनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कंसेप्ट क्लैरिटी। इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको आज जेन्युइनली कंसेप्ट नहीं पता है। जिन बच्चों को जेन्युइनली कंसेप्ट नहीं पता है, आपके पास अभी भी लगभग 60 डेज है।
30 डेज का फास्ट ट्रैक है व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट एक्सेस। 30 डेज का फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक ले लो, पूरा मॉड्यूल भी सॉल्व कराया है, पास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, एमटीबी भी सॉल्व कराया है, 30 लेक्चर्स कवर्ड है, लगभग 1.5 की स्पीड में भी देखोगे तो 18 से 20 दिन के अंदर में आपका पूरा डीटी हो जाएगा। आप कंसेप्ट क्लैरिटी वहां से भी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग द राइटिंग प्रैक्टिस, तो आपका काम होने वाला है। अब ये वो मिस्टेक है जो आपने की है। अब नेक्स्ट मिस्टेक आपकी एक और है, प्यार और अदर चीजों में पड़ जाना, या पढ़ाई के टाइम पे कोई भी दूसरी चीज में पड़ जाना। देख मेरे भाई, ये तेरा काम नहीं है। तेरा काम है एक कोना पकड़ना, एक बुक पकड़ना, और एक कोना पकड़ के बुक पकड़ के बैठ जाना। अगर तुझे अटेम्प्ट लगा है तो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेरी एज आगे बढ़ रही है, तेरा कॉन्टेक्ट सब खत्म हो रहा है, तेरे से जो दोस्त है वो तेरे दूर जा रहे हैं। तेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि तू एक कोना पकड़ के बैठ जा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर। अब स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आओ मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं। मैं बोथ ग्रुप की स्ट्रैटेजी लगभग आपके एक सेपरेट वीडियो के अंदर में शेयर करूंगा। लगभग 6 जनवरी से आपका क्या आने वाला है, एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं। 6 जनवरी से आपके एग्जाम होने वाली है। यहां से मैं लगभग 60 डेज पकड़ रहा हूं कि 60 डेज ही है आपके पास। अब 60 डेज को आप सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए। मैं यहां पे ग्रुप 1 के बारे में बता रहा हूं, आप बस इसमें ग्रुप 2 के सब्जेक्ट रिप्लेस कर लीजिएगा, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम। सबसे पहले एक 30 डेज का स्ट्रैटेजी बनाओ, यहां से 30 दिन का। कब से पढ़ने बैठना, कल से पढ़ने बैठ जाओ। यस, 30 दिन का स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए। इस 30 दिन में आपको सबसे पहले क्या करना है, अगले नेक्स्ट 30 डेज आप हर सब्जेक्ट के ए एंड बी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस करेंगे, मतलब ए एंड बी कैटेगरी वाले टॉपिक। अब आप पूछेंगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा ए बी में कौन कौन से कैटेगरी के मेरे टॉपिक आते हैं, वो कौन से टॉपिक है जो ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी के अंदर में आते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, हर टीचर ने अपना यूट्यूब वीडियो पे एबीसी एनालिसिस डाला होगा, किसी का भी निकाल लो। ए और बी समझने से मतलब है, टीचर से मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो ए और बी कैटेगरी निकाल लो। अब अगले 30 दिन में आपको ए और बी कैटेगरी लिख के सॉल्व करना है, सिर्फ पढ़ के नहीं। पढ़ के हो चुका होगा, आपके पहले भी पढ़ के हो चुका होगा, राइट। आपको लिख के सॉल्व करना है। तो सिर्फ ए और बी पे फोकस करना, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट ही नहीं करना है। अच्छा, इसमें आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से मिनिमम शेड्यूल इतना होना चाहिए, इससे जो भी आप एक्स्ट्रा कर लेंगे ये आपके बेनिफिट के लिए हो जाएगा। यस और नो, राइट। मिनिमम आपको 3-3.5 घंटा सबसे पहले अकाउंट्स को देने चाहिए मॉर्निंग में उठ करके। फ्रेश है, मॉर्निंग के अंदर में सॉल्विंग करोगे तो नींद वाला इशू भी खत्म हो जाएगा। अब इस 3 घंटे को भी स्मार्टली यूटिलाइज करना है। कैसे करेंगे, 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आपको पूरा कंसेप्ट खत्म करना है, और उसके बाद हर रोज जब तक वो चैप्टर खत्म नहीं हो जाता वहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। एक बात समझ के चलो, अगर 15 क्वेश्चन है ना, 7 ही सॉल्व करो, पर पूरे फॉर्मेट के साथ सॉल्व करो। पूरा फॉर्मेट मतलब क्या, जैसे आप एक एग्जाम में लिखोगे बिल्कुल उस फॉर्मेट के अंदर में हर चीज लिख करके, कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना। देख बेटा, ये शॉर्टकट का ही नतीजा था कि तू आज एक शॉर्टकट बन गया है। समझ में आ रही है बात। तो एक बात याद रख, 10 में से 7 ही क्वेश्चन सॉल्व कर, पर पूरे के पूरे सॉल्व कर। लगभग आधी घंटे का ब्रेक लीजिए। 11 से लेकर के 1:30 बजे तक के आपने लॉ पढ़ना चाहिए, राइट। अगेन लॉ के अंदर में आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर में पूरा कंसेप्ट खत्म करना है, और उसके बाद उसके बेस्ट क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट करो, कुछ अच्छा क्वेश्चन समझ में आता है तो वो भी सॉल्व करो, और पूरा का पूरा आपने सॉल्व करके देखना है। इसके बाद आता है आपका 1 घंटे का ब्रेक, और यहां पे आपने 2:30 से 5 बजे तक के लगभग जीएसटी लेना है। आपका टारगेट लेकर के चलना है कि जीएसटी आपको लगभग 12 दिन में खत्म करना है। बहुत हो गया 15 दिन में खत्म करना है, जो हो भी सकता है बहुत प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करके, राइट। और इसके बाद लगभग 6 से 9 बजे तक के आपको डीटी करना है। कई बच्चों का अगर फास्ट ट्रैक नहीं हुआ है तो उनको फास्ट ट्रैक करना है, नहीं तो 6 से 9 या 10 बजे तक के उनको डीटी करना है। अब इस डीटी के अंदर में भी आपको क्या करना है, मैंने पूरा का पूरा चार्ट रिवीजन ऑलरेडी डाल के रखा है। इस वीडियो के बाद मैं आपको बता दूं, वापस से मैं चार्ट रिवीजन अपलोड करने वाला हूं विद अमेंडमेंट वाले। तो आप क्या कर दीजिएगा, वो चार्ट रिवीजन देख लीजिएगा, और उसके बाद उठा करके आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, और पूरा का पूरा लिख करके सॉल्व कीजिए। अगेन वही 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जगह 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, पर पूरे लिख करके फॉर्मेट के साथ सॉल्व करो। मेरे पापा हमेशा से कहते हैं 100 बकी और 1 लिखी। तो ये हो गया अगले 30 दिन का स्ट्रैटेजी, मतलब रफली आप आ गए फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर में। इसके बाद क्या होगा, अगले 18 दिन का स्ट्रैटेजी बनाओ। अगले 18 दिन के अंदर में आपको बचा हुआ बी कैटेगरी और पूरा सी कैटेगरी कवर करना है। एक साथ पूरा पहाड़ नहीं चढ़ा जाता, थोड़े थोड़े स्टेप्स लिए जाते हैं। अब यहां पे जो बी कैटेगरी के टॉपिक्स बच गए एंड सी कैटेगरी के टॉपिक है, यहां आपको ये पूरे के पूरे उठाने हैं। 18 दिन के अंदर में पूरा कंप्लीट करने का है। यस और नो। अगर आप ग्रुप 2 के अंदर में भी है तो आपको अकाउंट्स को कॉस्टिंग से रिप्लेस करना है, लॉ को आपको ऑडिट से रिप्लेस करना है, एसएन को आपको जीएसटी से रिप्लेस करना है, एंड अल्टीमेटली एफएम को आपको इनकम टैक्स से रिप्लेस करना है। यस और नो। अगले 18 दिन में बी और सी कैटेगरी आपको खत्म कर देना है, और आपको सेम टाइम लिमिट्स को क्या करना है, फॉलो करना है। इसके बाद आपके आते हैं 4 और 4 दिन। पहले 4 दिन के अंदर में आपको क्या करना है, हर दिन एक सब्जेक्ट का पिछले 4 साल के आरटीपी उठाना है आपको। मतलब डे 1 अकाउंट्स,
4 आरटीपी को आपको सॉल्व करना है पूरा का पूरा। डे 2 राइट, डे 3, डे 4, एक एक सब्जेक्ट हर एक के लिए हो गया। अब इसके 4 दिन खत्म होने के बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स जो नए आए हैं आईसीएआई के द्वारा, आपको वो उठाने और अगले 4 दिन पूरे के पूरे वो सॉल्व करने हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। ये होने के बाद आपके पास जो भी बैलेंस दिन बच जाए, आप जिसको जैसे यूटिलाइज करना है यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको सॉल्विंग के सहित सॉल्व कर लिया है। आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने अगर यहाँ पे जैसे टेस्ट पेपर्स दिए हैं तो वो टेस्ट पेपर्स को भी सॉल्व कीजिए। पोर्शन वाइज टेस्ट अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 2 पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज को जरूर देखिएगा। एंड सर एक और बात याद रखिएगा, इस बार अगर आप पास होने वाले हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ों की वजह से पास हो सकते हैं, और वो 2 चीज़ कौन सी है सर? पहला है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और दूसरा है आपका कंसेप्ट क्लैरिटी। यस और नो? सर मुझे 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आपको लगता है क्या मुझे अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए जेन्युइनली स्पीकिंग, अब मुझे इतने साल हो चुके हैं और मैं खुद अटेम्प्ट खाए हुआ बच्चा हूं ना, मैं आपको बोलूंगा अटेम्प्ट से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इससे भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि तुमको 5 अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए। अगर आपको जेन्युइनली फील होता है कि ये कोर्स आपके लिए बना है, आप मेहनत कर सकते हैं और राइट वे में मेहनत कर सकते हैं। देखिए कई बच्चे बस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो फेल होने के बाद वापस बुक उठाते और पढ़ लेते, रादर देन एक मेथड चेंज करने से। यस, कई बार ना आपको रोड चेंज करने की जरूरत है रादर देन सेम रोड पे गाड़ी चेंज करने की। समझ में आ रही है बात? आप इस बार रोड चेंज करके देखिए। आप हर बार अगर पढ़ते थे तो इस बार आप लिख करके देखिए। मैं कहता हूं आप अगली बार फाइन कलर से जरूर पास होने वाले हैं। यस और नो? और एक बात समझ करके चलना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, लेकिन अगर तू ये राह छोड़ देता है, अगर तू ये मेहनत करना छोड़ देता है, तो फर्क सिर्फ तेरे को पड़ेगा और पूरे लाइफ टाइम तेरे को रिग्रेट रहेगा। एक बात याद रख, एक ही लाइफ मिली है, एक ही बार मेहनत करने का मौका है। हिम्मत वालों का गेम है ना? या तो कर ले या तो छोड़ दे। पर अगर तू यहां से छोड़ के कहीं और भी चले जाएगा, वहां पे तेरे को मेहनत जीरो से ही करनी है। उससे बेटर है कि यहीं करके ट्राई कर ले। एक बात याद रख, मैं तो तेरे साथ हूं ही, तेरा विश्वास तेरे साथ होना ज्यादा जरूरी है। अगर तेरा विश्वास तेरे साथ है तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। हाँ, ऐसा होगा कि कुछ दोस्त आगे निकल गए हैं, कुछ पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई तेरे को नहीं समझ रहा, ये सब होगा। हर व्यक्ति जब तक सक्सेसफुल होता है उसके पहले उसको ये झेलना ही पड़ता है। और आप किसी भी महान व्यक्ति को पूछेंगे या उसकी जीवनी पढ़ेंगे तो एक चीज आपको पता चलेगा, वो था तो अकेला ही। समझ आ रही है बात? तो ये लड़ाई भी तेरे को अकेले लड़नी है दोस्त, कोई और नहीं आने वाला। चल ठीक है, तू थक के रुक जाएगा, पर क्या इससे तेरे जीवन के संघर्ष कम हो जाएंगे? आंसर इज नो। रिमेंबर द पर्पस, जिस कारण तू आया था। तू आया क्यों था? तू आया था तेरे घर के कुछ प्रॉब्लम से, तू आया था तुझे तेरा नाम बढ़ाना है, तू आया था तुझे बहुत पैसा बनाना है। तुझे क्या लगा था कि यहाँ पे ये बहुत आसानी से हो जाएगा? नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रोज सुबह उठना पड़ता है, अपने गोल्स के लिए वर्क करना पड़ता है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितने बच्चे रैंक में आए हैं, जितने बच्चे पास हुए हैं, उनने सबने ये किया है। इसको कोई एस्केप नहीं है। सक्सेस को कोई शॉर्टकट नहीं होता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसको कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, आपको पूरी मेहनत करनी है, अपनी पूरी ईमानदारी देनी है, तो जाके आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर पर मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत करी थी, बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। ओके, तूने राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करी, पर उसमें तूने जरूर शॉर्टकट्स लिए होंगे। राइटिंग प्रैक्टिस में तूने सिर्फ लिख लिया होगा रफ के अंदर में, पूरे आंसर के जैसा लिख करके देख, तेरा काम होगा। सर मैं सिर्फ 5 मार्क्स से बचाऊं, 10 मार्क्स से बचाऊं, सर मेरा सिर्फ एग्रीगेट रह गया, मैं रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दूं क्या? कर दे, पर विदाउट होप्स। रिवैल्यूएशन के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर, पर अगर तेरे मार्क्स बहुत बहुत कोने कोने में बचे होंगे तो अप्लाई कर, नहीं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस तेरे को क्या करना है, रिवैल्यूएशन अप्लाई करने के बाद चुपचाप वापस 0 से पढ़ना चालू कर देना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तेरे को ये होप में ही नहीं रहना कि तेरे को रिवैल्यूएशन से कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा। एक दोस्त, करना है तो फिर करना है ना? जिद है तो जिद है जी, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। बस इतनी बात याद रख। बाकी मैं तेरे साथ हूं। अमेंडमेंट जो जनवरी के लिए एप्लीकेबल है, मैं आपको एक बार क्विकली डीटी के बारे में भी बता देता हूं। जिन्होंने सितंबर अटेम्प्ट दिया और जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट देना है सीए इंटर लेवल पे, उनके पास सिर्फ 2 अमेंडमेंट है। इसका अमेंडमेंट वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आपको लगेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका एक और बार लिंक लगा देता हूं, आपने एक बार देख लेना। राइट, उसमें नोट्स वही यूज किए हुए हैं जो नोट्स आईसीएआई ने दिए हुए हैं। 2 ही अमेंडमेंट है तो इतना बड़ा इशू नहीं है एज फार एज डीटी इज कंसर्न। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, अब हो सकता है कई बच्चे मेरे से ऐसा भी पूछ ले कि सर अगर मैं जनवरी देने की जगह मैं मई दे दूं तो सर क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब क्या मैं मई दे दूं, कितने चेंजेस आएंगे डीटी के अंदर में? तो भाई साहब मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं, देना है तो जनवरी दे दो। मई के अंदर में बहुत सारे चेंजेस है।
पहले फाइनेंस एक्ट 2025 के चेंजेस है, फाइनेंस एक्ट अमेंडेड 2025 के चेंजेस है, जिसमें टीडीएस और बाकी प्रोविजंस बहुत सारे चेंज हुए हैं। अगर कोई बच्चा आप में से ऐसा होगा जो जनवरी से मई में शिफ्ट होने वाला होगा, मैं कहूंगा मत करो, जनवरी अटेम्प्ट दो और काम खत्म करो, एज फार एज डीटी इज कंसर्न। यस सोनू मालिक, बाकी मैं आपके साथ बनाऊंगा। आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं अगले वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि उनके ऊपर और जवाब निकाल करके लेके आऊं। और हाँ, एक और वीडियो सेपरेटली आएगा जहां पे मैं बोथ ग्रुप का स्ट्रैटेजी भी आपके साथ में शेयर करूंगा। बाकी पढ़ते रहो, और कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, बिजू भैया तुम्हारे साथ जरूर। बाय बाय।